Namaste ji, namaste. In this video, we are going to learn bill of exchange. Okay, so let me share my screen. Okay, now pay attention. What is bill of exchange? Sir, bill of exchange का meaning क्या है? Let us understand. Definition of bill of exchange and promissory note. ये promissory note हम बाद में पढ़ेंगे. Section 5 of Negotiable Instrument Act 1881 defines bill of exchange as, यहाँ पे दिया है definition. ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन. एक बार रीड करके देखते हैं कुछ समझ में आता है क्या. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument. क्या मतलब है इसका? कुछ समझ में आई बात? नहीं सर. ओके, ठीक है. अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू सारी बात समझाऊंगा. ध्यान से देखना, सुनना और समझना. तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा. और अगर डायग्राम नहीं समझोगे तो पूरा चैप्टर रट्टा लगाना पड़ेगा, सारी एंट्री रटनी पड़ेगी. अगर रटना नहीं चाहते हो, समझ के आंसर लिखना चाहते हो, तो ध्यान से देखना. चलो, यहाँ पे एक सेलर है. ये है सेलर. और यहाँ पे एक बायर. ओके, ये कौन है? ये सेलर है. और ये कौन है? बायर. सेलर का काम क्या होता है? सर, सेलर का काम है गुड्स सेल करना. ठीक है, तो देखो, सेलर गुड्स सेल करेगा. ओके, तो गुड्स सेल कर रहा है सेलर. गुड्स मतलब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु. ठीक है, गुड्स सेल कर दिया सेलर ने, बायर को गुड्स सेल कर दिया. अब सेलर बायर से पैसे मांगेगा. हाँ सर, अब बायर को पेमेंट. ये लो. तो बायर पेमेंट कैसे कर सकता है? या तो कैश देकर, या चेक देकर, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है. लेकिन बायर क्या बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में पैसे दूंगा. गुड्स तो मुझे अभी चाहिए, अर्जेंट है, गुड्स यूज करना है. गुड्स तो अभी चाहिए लेकिन मैं पेमेंट बाद में करूंगा. सेलर बोलता है ऐसे कैसे? तुम बाद में पैसे नहीं दोगे तो फिर हम क्या करें? तुम भाग गए गुड्स लेकर तो हम क्या करेंगे? तो बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है. मैं प्रॉमिस करता हूँ, पक्का मैं पैसे देकर जाऊंगा. बोले नहीं, ऐसे प्रॉमिस करके नहीं चलेगा. क्या भरोसा तुम्हारी बातों का? बोला मेरी बातों का भरोसा नहीं तो मुझसे लिखवा कर ले लो. क्या बोल रहा है बायर? बोल रहा है कि अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो मुझसे लिखवा कर ले लो. ठीक है, तो सेलर क्या लिखवाएगा? तो सुनना जरा. ये देखो, सेलर एक पेपर पे लिखेगा. क्या लिखेगा? ये एक सादा कागज हो सकता है, कोरा कागज. ठीक है, उस पे लिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे आएगा सेलर का नाम, ये उसका एड्रेस, और डेट, किस दिन ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस दिन ये गुड्स सेल कर रहे हैं. ठीक है, कितने का गुड्स सेल किया. सपोज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे गुड्स का वैल्यू मेंशन कर दिया 44,500. ये 44,500 एग्जाम्पल है. हर क्वेश्चन में अलग अलग अमाउंट होगा. जो भी उस क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन में जितना भी अमाउंट होगा, वो अमाउंट इधर मेंशन करना. मतलब बायर ने कितने का गुड्स लिया है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया. ओके, अब देखो क्या लिखेंगे इस पेपर पे. अच्छा, ये लिखेगा कौन? यही सेलर. ये लिखेगा, लेकिन बायर से साइन लेगा इसके ऊपर. तो देखना जरा. 3 months आफ्टर डेट, आज से 3 महीने के बाद. पे टू मी और माई ऑर्डर, मुझे पेमेंट करना, मुझे पैसे ला कर देना, या फिर मैं जिसको बोलूंगा उसको पैसे देना. समझो, मैं मेरे असिस्टेंट को तुम्हारे पास भेज दिया, मेरे नौकर को भेज दिया तुम्हारे पास, तो उसको पैसे दे देना. तो पे टू मी और माई ऑर्डर, सम ऑफ ₹44,500 ओनली. ये जो भी ट्रांजेक्शन में जितने का भी गुड्स होगा उसका वैल्यू लिख दिया यहाँ पे. यहाँ पे फिगर्स में लिखा, और यहाँ पे वर्ड्स में भी मेंशन कर दिया.
ओके। फॉर द वैल्यू रिसिव्ड, इसका मतलब क्या है? ये फॉर द वैल्यू, ये जो तुमने गुड्स रिसीव किया ना, इसी का वैल्यू है। तो ये जो हम तुमसे लिखवा के ले रहे इस गुड्स के बदले, ठीक है, ये 44,500 की वैल्यू का गुड्स आपने रिसीव किया, उसके बदले आप पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये अभी पेमेंट नहीं कर रहे, कैश नहीं दे रहा है, चेक नहीं दे रहा है, ना ही ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। तो हम इससे बिल साइन करवा के लेंगे, लेकिन उसके ऊपर साइन ड्रॉवर भी करेगा। ड्रॉवर मतलब जो सेलर है उसने बिल बनाया, उसका सिग्नेचर रहेगा। अब जिससे पैसे लेने हैं यहाँ पे उसका नाम लिखेगा, ये बायर है, उसका एड्रेस, एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड मतलब यहाँ पे साइन करेगा कौन? बायर। तो बायर अपना यहाँ पे साइन कर देगा, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को कि मैंने ये गुड्स लिया है और इसका पेमेंट इस डेट को कर दूंगा। ठीक है, डेट भी मेंशन किया, ये डेट तो जिस दिन वो साइन करेगा उसका होगा, लेकिन पेमेंट कौन सी डेट पर करेगा? वो जो ये टाइम दिया है, कितने महीने के बाद पैसा देने वाला है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी दोनों के बीच में म्यूचुअली डिसाइड होगा, उस टाइम पीरियड के बाद जो भी डेट आएगा उस डेट को ये पेमेंट करेगा। अब जैसे ये साइन कर दिया ना, अब ये बिल बन गया, इसके ऊपर लगा देंगे एक रेवेन्यू स्टैम्प। जैसे रेवेन्यू स्टैम्प लगा दिए ना, ये बन गया एक लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। अब ये बाद में डिफॉल्ट करेगा, मतलब पेमेंट नहीं करेगा, तो ये सेलर के पास राइट है इस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस यूज करके इसके ऊपर कोर्ट में केस करके इससे अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो अब ये कहीं भाग कर जाएगा नहीं, भाग कर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो बोले ठीक है, गुड्स तुम अभी लेकर जाओ। देखना गुड्स को मालूम है, सेलर ने बायर को गुड्स दे दिया। अब ये जो बिल बना है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, इस पे बायर साइन करेगा और ये बिल सेलर अपने पास संभाल के रखेगा। बिल पे भी अमाउंट वही 44,500 का बिल अपने पास कौन रखेगा? मोमेंट बायर के पास से सेलर के पास। तो गुड्स इसको दे दिया और बिल सेलर के पास आ गया। आई बात समझ में इतना? यस सर। अब होगा क्या? सपोज ये बिल पे 3 मंथ्स का टाइम दिया ना, तो 3 महीने तक सेलर ये बिल अपने पास संभाल के रखेगा। जैसे 3 महीना पूरा हो जाएगा, फिर जो ड्यू डेट रहेगा, जिस दिन पेमेंट लेना रहेगा, बायर को याद दिलाएगा, देखो तुम्हारा बिल है, पेमेंट कर दो। तो बायर पेमेंट कर देगा। सर अगर वो पेमेंट ना करे, तो ये बोला ना स्टैंप लग गया, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, और लीगल डॉक्यूमेंट है तो इसके ऊपर केस करके अपने पैसे रिकवर कर लेगा। कोर्ट में घसीट सकता है इसको इस बात के लिए, पैसे नहीं देगा तो। ठीक है, वैसे ही बायर दे देगा पैसे। लेकिन अगर नहीं दिया तो इसके पास लीगल रेमेडी है सेलर के पास। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये सेलर या तो 3 महीने तक वेट करे, या इसके पास कुछ और ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? सेलर ये बिल किसी बैंक में डिपॉजिट कर दे, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। पहला ऑप्शन था कि 3 महीने तक वेट करे, अपने पास रिटेन करके रखे, और जब ड्यू डेट आएगा तो फिर वो उससे पैसे ले ले। नहीं तो वो क्या कर सकता है? बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करा लेगा। ठीक है, बैंक में जाके डिस्काउंट किया, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, हम नहीं बना रहे बैंक, डायग्राम में बना रहे हैं। बैंक तो होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सेलर क्या करेगा? ये बिल को बैंक में लेकर जाएगा। बिल आएगा बैंक में और बैंक से पैसे मांगेगा। ठीक है, और ये दोनों चीजें साथ में होंगी। बिल जा रहा है बैंक में, और बैंक से ये पैसे मांगेगा, कैश लेगा। अगर इसको 3 महीना वेट नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस कर रहा है, इसको पैसे का लेन देन होगा, पैसे का जरूरत होगा, तो ये चाहता है कि मेरा पैसा जितना जल्दी आ जाए अच्छी बात है। कस्टमर तो 3 महीने बाद देगा, लेकिन मुझे ये पैसा जितना जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है। जैसे हम चेक बैंक में डिपॉजिट करके पैसा लेते हैं ना, चेक डिपॉजिट करते हैं, तो वो चेक का अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाता है, या फिर हम वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, बैंक से पैसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, काउंटर पे जाके ले सकते हैं। वैसे ये बिल हम बैंक में डिपॉजिट करके बैंक से पैसा लेंगे, लेकिन एक फर्क है, चेक में आप जितने का चेक डिपॉजिट करोगे बैंक पूरा पैसा देगा। सपोज चेक पे लिखा है 44,000, तो 44,000 मिलेगा।
50,000 लिखा है तो 50,000 मिलेगा। लेकिन बिल पे जितना अमाउंट लिखा है ना, बिल पे कितना लिखा है, जो बिल पे लिखा है 44,500, तो बैंक इसको कुछ कमीशन कट कर, बोलने के लिए मैं कमीशन बोल रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे हम डिस्काउंट बोल रहे हैं, तो मैं डिस्काउंट, डिस्काउंट, तो बैंक ने दिया कितना, 44,500 कट कर। अब देखो, सेलर या तो 3 महीने वेट करता तो 44,500 मिलता बायर से, बट सेलर को वेट करना पसंद नहीं है, वो बैंक में लेके चला गया, बिल बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक से पैसे ले लिए। तो बैंक ने उसको अपना कमीशन, इंटरेस्ट बोलो, डिस्काउंट बोलो, सब एक जैसा है, बट क्वेश्चन में मोस्टली डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं, और हम इस प्रोसेस को बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। बैंक में जाके बिल डिपॉजिट करना और बैंक से पैसे लेना, तो बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लिया। आई बात समझ में? ये 500 रुपया ना बैंक का इनकम है। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक को जब रीपे करोगे तो जितनी का लोन लिया होगा, सपोज 1 लाख रुपए लोन लिया है और बैंक उस पर कुछ 10-12% इंटरेस्ट ले रहा है, तो इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करके आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक अपना इंटरेस्ट पहले ही कट कर ले रहा है। एक तरह से ये बिल के बदले, बिल के अगेंस्ट बैंक वाला इसको लोन दे रहा है, बट हम लोग लोन वगैरह वर्ड यूज ना यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस वैसे ही है कि इस सेलर को इस बिल के अगेंस्ट लोन मिल रहा है एडवांस में। 44,000 ले लिया, बोला ये बिल में अपने पास रखो, और ये 500 बैंक ने डिस्काउंट कट कर दिया। सेलर का काम हो गया। सेलर खुश है, चलो मैं 3 महीना वेट करता तो मेरे को 44,500 मिलता, लेकिन मुझे अभी मिल गए, 500 रुपये कम मिले, लेकिन मेरा पैसा आ गया। अब मैं इस पैसे को अपने बिजनेस में यूज करूंगा, और ट्रांजेक्शन होंगे, और सेल परचेस होगा, और मेरा बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, तो इसलिए उसको 500 रुपये की कोई चिंता नहीं। ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक ये बिल अपने पास रखेगा, कब तक, ड्यू डेट तक, जो उस बिल पे डेट लिखा होगा, 3 महीने के बाद जो पेमेंट की डेट होगी, उस दिन तक बैंक वेट करेगा। जैसे ही वो ड्यू डेट आ जाएगा, बैंक वो बिल लेगा, बोलेगा बायर जी, ये देखो तुम्हारा बिल जिस पे तुमने साइन किया है, इसका पेमेंट करो। ये बायर बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोला लेकिन साइन तो तुमने ही किया है, पेमेंट तुम्हें ही करना है। बोला हाँ, साइन तो मेरा ही है, गुड्स मैंने लिया था इस बिल के अगेंस्ट, लेकिन अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। कौन बोल रहा है ऐसा? बायर। तो बैंक क्या करेगा? सर बैंक तो फंस गया, बैंक का लॉस हो गया। नहीं, कोई लॉस नहीं होता बैंक का। बैंक इस सेलर को इन्फॉर्म कर देगा कि देखो, जो तुम्हारा कस्टमर का बिल जो तुमने हमारे पास से डिस्काउंट करवाया था, वो तुम्हारा कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसका, सेलर का इस बैंक में अकाउंट होगा, वो उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक इस बिल का अमाउंट कट कर लेगा, 44,500 लट लेगा। ठीक है। जब बैंक ने बिल डिस्काउंट किया था तो सेलर को दिया था 44,000, लेकिन अभी बायर इसको 44,500 दे देता तो ये मैटर यहीं पे क्लोज हो जाता। बैंक को 500 रुपये कमाने को मिल गई डिस्काउंट वाला अमाउंट। लेकिन ये अगर मना कर दिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो बैंक इसके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा, तो गुड्स लिया क्यों, क्यों नहीं पैसे दे रहा है, कोई बातचीत नहीं। ठीक है, तुम नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे मालिक के पास जाते हैं जिससे तुमने गुड्स खरीदा है, तो सेलर को ये इन्फॉर्म कर देगा कि तुम्हारा कस्टमर पेमेंट नहीं कर। ठीक है, और फिर इसके अकाउंट से 44,500 पूरा बिल का अमाउंट कट करेगा। दिया था 44,000, लेकिन अभी डिफॉल्ट होने पे 44,500 कट करेगा। तो ये जो 500 रुपये का डिस्काउंट किया था ना, वो इसी बात के लिए, वो बैंक का इनकम है। बैंक का तो काम हो गया, टाइम पे पैसा मिल गया तो भी बैंक 500 रुपये कमा लिया, और भी डिफॉल्ट हो गया, बायर ने पैसा नहीं दिया तो भी बैंक ने 500 रुपये कमा लिया, बैंक का पोजीशन सेफ है। अब इसने पैसे नहीं दिए ना ड्यू डेट पे बायर, तो इसको हम बोलते हैं डिसऑनर। तो बायर ने तो डिसऑनर कर दिया बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? क्या सेलर बायर को बोलेगा ठीक है, नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं? नहीं, बायर बोलेगा पैसे तो देने पड़े। ठीक है, पैसे क्यों नहीं दिए? बोला मालिक मैं पैसे देने वाला था, लेकिन अभी मेरे पास पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए, थोड़े पैसे हैं, बोलो तो दे दूं। बोला हाँ, चल जितने पैसे हैं उतने दे। तो अब ये बायर सेलर को पैसे देगा। देखो एरो में
नीचे बना रहा हूँ, ये बायर और सेलर के बीच में हो रहा है, तो एरो का डायरेक्शन जिस तरफ है, समझना ट्रांजेक्शन उसके साथ हो रहा है। अब ये वाला एरो जो बनाया है, ये बायर और सेलर के बीच में हो रहा है। ठीक है, बायर से अभी हम पैसे लेंगे जितना भी वो दे सकता है, कैश देंगे। ठीक है, इसको पार्ट पेमेंट ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पार्ट पेमेंट। तो सपोज इसने 10,000 पार्ट पेमेंट, बाकी पैसे इसके पास नहीं है, तो बाकी पैसों के लिए क्या करें, बाकी पैसों के लिए एक फ्रेश बिल बनाएंगे। ठीक है, फ्रेश बिल बनाएंगे, नया बिल बनाएंगे, ऐसे जैसे वही ओरिजिनल बिल बना था, और फिर से उससे सिग्नेचर करवाएंगे। अब उसको पूछेंगे, बोल बाकी पैसे कब देगा, तो बोला मालिक 1 महीने का और टाइम दे दो, या 1.5 महीने का, 2 महीने का और टाइम दे दो, बाकी पैसे भी दे दो। ठीक है, चल, अब बाकी के पैसे के लिए एक नया बिल बनाएंगे। ठीक है, फ्रेश बिल, इसको हम न्यू बिल बोलेंगे, या फ्रेश बिल। कितने का बनेगा, 44,500 टोटल ओरिजिनल बिल था, उसमें से 10,000 दिया तो बाकी कितना, 34,500 का नया बिल बन गया। लेकिन अब ये जो नया बिल का पेमेंट 1-2 महीने बाद देगा ना, उसके लिए इंटरेस्ट भी लगेगा। जो ओरिजिनल 3 मंथ्स का टाइम दिया था, उसके लिए सेलर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा, जितने का गुड्स है उतना टाइम हमने अलाउ किया था, उतना हमारा क्रेडिट पॉलिसी है, तुम उतने टाइम में पेमेंट कर दो, कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन अब जितना टाइम दिया था उससे ज्यादा तुम डिले कर रहे हो, तो जितना पैसा बाकी है, अभी 34,500 लेना बाकी है, और ये 1-2 महीने बाद मिलेगा, तो 1-2 महीने का इंटरेस्ट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट। अच्छा, कभी कभी ना ये इंटरेस्ट कैश के साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, कि लाओ 10,000 दो, और जितना डिले करोगे उसका इंटरेस्ट भी दो, और बैलेंस अमाउंट का न्यू बिल बनेगा। या फिर न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये जो कैश दिया वो सिर्फ पार्ट है, तो इंटरेस्ट ऐड होगा डिले होने के लिए, और वो इंटरेस्ट कैश के भी साथ आ सकता है, या इधर बिल के साथ आ सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अब क्या होगा, अब इस फ्रेश बिल पे जितना भी टाइम दिया था ड्यू डेट, उतना रुकना पड़ेगा। अच्छा, ये फ्रेश बिल को भी ये सेलर बैंक में डिस्काउंट कर सकता है, या ये किसी को एंडोर्स कर सकता है, इसको किसी को पेमेंट करना है तो उसको दे सकता है, या रिटेन कर सकता है, या बिल बैंक में भेज सकता है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बट जनरली क्वेश्चंस में, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें यही सब फ्लो होता है, तो मैं वो सब चीजों को ध्यान में रख के ये डायग्राम तुम्हें सिखा रहा हूँ। चलो, नया बिल आ गया। अब जब न्यू बिल का टाइम आया, तो सेलर ने इससे मांगे, लो न्यू बिल का ड्यू डेट आ गया, अब तुम पेमेंट कर दो। तो ये बोलता है फिर से वही बात, जैसे बैंक इसके पास ओरिजिनल बिल लेकर गया था, तो ये बोला मेरे पास पैसे नहीं है। अब फिर से बोल रहा है, मालिक मैं तो कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे जमा किए थे, जो जुटाए थे, वो तो आपको पहले दे दिए, अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बोला क्या बोल रहा है, फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या मतलब है। बोला मालिक मैं कंगाल हो गया हूँ, इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं। बोला ऐसे कैसे, बिल पे तुमने साइन किया है, हम कोर्ट में केस करेंगे। तो बोलता जाओ कर लो कोर्ट में केस। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या करूँ। तो बिल तो हम इसको दे देंगे, ये जो फ्रेश बिल है, ये बिल हम इसको दे देंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे थोड़ी ना, इसके बोलने से हम थोड़ी रुकेंगे, नहीं दे रहा है पैसे तो हम पैसा रिकवर करने कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। कोर्ट में हमने केस किया, तो पता चला कि ये सच में कंगाल हो गया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया, इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बेचो, इसकी प्रॉपर्टी बेच के जितना पैसा मिल सकता है उतना ले लो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आ गया, सपोज हमने इसकी प्रॉपर्टी जो भी कुछ रही होगी, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया बेचा, उसमें से 30,000 आ गया, 30,000 मिल गया। अभी और कितना लेना था हमको, बैलेंस 4,500 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट अभी हमने इधर काउंट नहीं किया है, तो चलो 500 रुपये, तो और 5 हमको जो लेना था वो नहीं मिला, इसके बाद हम उससे पैसा नहीं मांग सकते। कोर्ट ने एक बार इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, अब हम इससे पैसे नहीं मांग सकते, जितना मिल गया वो हमारा कैश रिसीव हो गया, ये जो नहीं मिला इसको बोलते हैं बैड डेट।
डूब गया पैसा, अब भूल जाओ। ठीक है। अब मैटर एंड, इसके साथ मैटर रफा दफा। अब ये जो मैंने स्टोरी समझाई है, डायग्राम फ्लो बनाया है, इसको देख के हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। एक भी एंट्री रटनी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली एंट्री इसके बुक में, सेलर की बुक में, ठीक है। कभी कभी इसकी बुक में भी पूछ, 90% चांसेस है कि सेलर की बुक में ही एंट्री पूछे। ठीक है। इसको सेलर को ड्रॉवर बोलते हैं। ड्रॉवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिल इसने बनाया था ना, ड्रॉ किया था। ये जो बिल बनाया, ये ड्रॉवर है। और ये जो बायर है, इसको ड्रॉ भी बोलते हैं। इसने बिल पे साइन किया था ना कि मैं पेमेंट करूंगा। ओके। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। चलो, जर्नल एंट्री करने के लिए तुमको बहुत ही सिंपल काम करना है। जिसकी भी बुक में एंट्री पूछा है उसको ध्यान से देखना वो क्या कर रहा है। जैसे कि, चलो मैं जर्नल का फॉर्मेट बना के रेडी रखा हूँ, इसमें तुम्हें एंट्री समझाता हूँ। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी मगअप नहीं करना है, सिंपल। सिर्फ ऑब्जर्व किसको करना है। चलो पहले हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ठीक है। क्वेश्चन में जो नाम दिया रहेगा उसका नाम लिख देना। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ये वाली हम लोग यहाँ पे एंट्री करना। अभी आपको ध्यान से इसको ही देखना है, गौर से इस चेहरे को देखो। ठीक है। ये सेलर है, ये क्या करता है ऑब्जर्व करो। ठीक है। इसके पास से गुड्स गया, या इसके पास बिल आया, बिल बैंक में गया, फिर कैश आया, फिर नया बिल गया, वापस आया बिल। ठीक है। आया गया कैश आया। ये क्या एक्टिविटी कर रहा है, इसकी हरकतों को ऑब्जर्व करना है। इसकी हरकतों को इस डायग्राम से ऑब्जर्व करोगे तो एंट्री रटनी नहीं पड़ेगी, आराम से एंट्री लिख पाओगे। कौन सी एंट्री में क्या डेबिट लिखना है, क्या क्रेडिट लिखना है। ठीक है। इसलिए इस डायग्राम को इस तरह से ऐसे बनाया। चलो बहुत ही सिंपल बात करते हैं। अब देखो सबसे पहला क्या हुआ था, ये गुड्स गया था, तो अभी सेलर के पास से गुड्स गया ना, तो ध्यान रखना एक ही रूल यहाँ पे यूज करना है। अगर कोई चीज आएगा, ठीक है, आएगा तो डेबिट बोलना है। ठीक है। आएगा तो डेबिट, और जाएगा तो क्रेडिट बोलना है। बस, सिंपल। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। और ध्यान रखना हम किसकी एंट्री करने जा रहे हैं, सेलर के बुक में। तो सेलर को देखकर बोलना है, सेलर के पास क्या आया क्या गया। चलो बताओ फर्स्ट, ये सबसे पहले क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है। जा रहा है ना इसके पास से, जा रहा है तो क्रेडिट। जा रहा है गुड्स, लेकिन वो गुड्स को सेल कर रहा है ना, तो गुड्स भी लिखा तो रॉन्ग नहीं है, बट प्रॉपर तरीके आप सेल लिखो। ठीक है। गुड्स चला गया, लेकिन कुछ आया क्या, नहीं आया, तो सामने वाले का नाम लिखना है। इसका नाम लिखना है बायर। ये जो भी बायर होगा उसका नाम लिखना डेबिट। बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हो गई एंट्री। डेट वगैरह क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं डेट दिया है तो आप सीरियल नंबर 1 2 3 ABCD कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है। नरेशन लिखना होता है बीच में, ब्रैकेट में। ठीक है। यहाँ पे नरेशन, नरेशन ये बताना होता है कि ये एंट्री किस बात की है। तो ये हमने गुड्स सेल किया ना, उसकी एंट्री। तो बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके। अब इसके बाद सेकंड, ये वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब इसकी बात कर रहे हैं। इसमें बताओ, सेलर को देख के बताना है क्योंकि उसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, क्या हो रहा है। सर इसमें तो बिल आ रहा है, आया है, तो आएगा तो डेबिट। ठीक है। तो क्या आया, बिल। यहाँ पे लिखो बिल रिसीवेबल। सर बिल के साथ रिसीवेबल लिखना है, हाँ। क्यों रिसीवेबल लिखना है, क्योंकि सेलर को बिल का पैसा मिलेगा। तो जब आप सेलर की बुक में एंट्री पास करोगे तो क्या लिखोगे, बिल्स रिसीवेबल। फिर जब यही हम लोग बायर के बुक में एंट्री करेंगे ना, तो वहाँ पे बिल्स पेबल बोलेंगे, क्योंकि उसको बिल का पेमेंट करना होगा। अभी जहाँ पे भी बिल बिल लिखा है, बिल के साथ बिल्स रिसीवेबल बोलना। ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा। ठीक है। कलर चेंज करते जाते हैं सो दैट डिफरेंस समझ में आए। यहाँ पे बिल आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल
मैं कभी पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा लेकिन बोलूंगा पूरा, तो आप ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा है। बिल से रिसीवेबल, डेबिट टू। कुछ गया क्या इधर से? नहीं, अभी खाली बिल आया है। तो जब कुछ गया नहीं तो सामने वाले का नाम, सामने कौन है? बायर, उसका नाम। अभी मैं बायर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन कोई देखा नहीं है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्या आता है। ओके, नरेशन लिखेंगे। 44,000 बिल बना, बीइंग, क्या लिखूं? बिल आया ना, बीइंग, बिल्स रिसीव, बिल्स रिसीवेबल या रिसीव। नरेशन जितना शॉर्ट छोटा लिखोगे चलेगा। स्टार्टिंग में बीइंग लिख दो और बता दो वो किस बात की एंट्री किया है। यहाँ पे हमने गुड सेल किया, यहाँ पे बिल रिसीव किया। ओके, बहुत लंबा चौड़ा नरेशन नहीं लिखने का। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नरेशन लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा। सिंपल एंड शॉर्ट में बीइंग और ट्रांजैक्शन किस बात के लिए, उसमें से दो तीन वर्ड ऐड करके नरेशन बना। अब इसके बाद ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। पर ध्यान रखना ये वाले ट्रांजैक्शन में ये दोनों साथ में हो रहा है, बिल जा रहा है और कैश आ रहा है। ये दोनों अलग अलग हुआ था तो हमने अलग अलग एंट्री पास की। तो जितने एरो बनाए हमने उतनी एंट्री करनी पड़ेगी। बट ये वाला एरो अलग अलग बना, सॉरी ये एरो दोनों साथ में है तो इसका एंट्री भी साथ में होगा। अब सेलर को देखकर बोलना है क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो ठीक है, लिखो कैश। थर्ड वाली एंट्री, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। बिल जा रहा है टू बिल, रिसीवेबल लिखूं कि पेबल? जब आया था तो रिसीवेबल लिखा था, अब जा रहा है तो पेबल लिखूं? नहीं, ये सेलर की बुक में बिल चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, बिल्स रिसीवेबल ही लिखना है क्योंकि सेलर को बिल का पैसा मिलने वाला है। ये हर बार बिल को देखकर रिसीवेबल ही बोलेगा, चाहे वो आ रहा हो चाहे जा रहा हो। ठीक है, पेबल तो बायर बोलेगा। फिर बीच में एक लाइन क्यों छोड़? लाइन इसलिए छोड़ा है कि ये जो डिस्काउंट है ना इसकी भी एंट्री कर, ये जो डिस्काउंट है इसकी भी एंट्री करनी है। अब डिस्काउंट या तो डेबिट आएगा या तो क्रेडिट आएगा, लेकिन एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहेगा, ये कैश का दोस्त है। जिधर कैश जाएगा उधर ही डिस्काउंट भी जाएगा। बोलेगा मेरा दोस्त जिधर जा रहा है डेबिट में जा रहा है तो मैं भी डेबिट में जाऊंगा, मेरा दोस्त क्रेडिट में जा रहा है तो मैं भी क्रेडिट में जाऊंगा। सो कैश और डिस्काउंट दोनों दोस्त हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट को हमने यहाँ पे डेबिट में डाला। बस अब क्या है, अमाउंट लिखो, कैश 44,000, ये 500 और टोटल 40। इसका नरेशन, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब मैं आगे से नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन बहुत सिंपल सी बात है। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट में लिखो बीइंग, ठीक है। और वो किस बात की एंट्री तुमने की है, शॉर्ट में इसको लिख दो। चलो, ये वाला ट्रांजेक्शन हो गया। अब ये डिसऑनर वाला, जब बैंक इस बायर से पैसे मांगा तो इसने बोला मेरे पास पैसे नहीं, तो फिर क्या करें इधर? अब अब देखो हम एंट्री पास कर रहे हैं सेलर के बुक में, लेकिन ये बिल किसके पास था? बैंक में था। बैंक से बायर के पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे बायर एक पर्सन है, बैंक दूसरा पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। जब भी डिसऑनर होगा ना तो आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना। पर्सनल अकाउंट का रूल याद है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिल कौन ले रहा है? बायर। बायर को डेबिट करेंगे और बिल दिया किसने? बैंक ने। तो यहाँ पे अब हम एंट्री करेंगे बायर अकाउंट। जो भी बायर होगा उसका नाम लिखेंगे टू बैंक। जब भी बिल डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो हमने ये एंट्री कर दी और पूरा बिल का अमाउंट 44,500, 44,500। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। ये भी हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अभी थोड़े टाइम के लिए हम लोग इंटरेस्ट की बात नहीं करते, ठीक है। रियल लाइफ में इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए समझो इंटरेस्ट नहीं। अब क्या हुआ, बायर से बोला ये बिल का पेमेंट नहीं कर सकते, नहीं है, ठीक है, जितने पैसे उतने दे दो। तो इसने कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया। अभी
सेलर की बुक में देखोगे तो पैसा आ रहा है बायर से सेलर की तरफ, इधर पेमेंट आ रहा है। आ रहा है तो हम डेबिट लिखेंगे। क्या डेबिट लिखें? कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। कितना आया? 10,000। लिखो 10,000। कुछ जा रहा है क्रेडिट में? क्या लिखूं? कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन सामने वाले का नाम लिखना पड़ेगा। टू बाय। क्या कुछ एंट्री मैंने बोला है? नहीं। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट? बस ऐसे दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के। ओके। नरेशन लिखना होता है, हाँ तो लिख देंगे ना। पैसा मिला है, बीइंग कैश रिसीव्ड, बात खत्म। चलो, ये हमने पार्ट पेमेंट की एंट्री करी। अब जो बाकी पैसा नहीं दिया था उसके लिए हम बोलेंगे चल ठीक है, अब नए बिल पे साइन कर, कितना पैसा बाकी है अभी। तो नया बिल पे साइन करके देगा, जैसे ये ओरिजिनल बिल आया था वैसे ये बिल आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला एंट्री है ना, यहाँ पर रिपीट होगा, बट अभी अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है। बट आप लॉजिक के साथ देखो डायग्राम में, बिल आ रहा है तो जो आ रहा है उसको हम डेबिट बोलते हैं। ठीक है। ये देखो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। कुछ गया क्या? नहीं गया। तो सामने वाले का नाम लिखना है, बस ज्यादा सोचना ही नहीं। सामने कौन है? बायर। बायर का नाम। अभी तो मैं बायर लिख रहा हूँ, बट क्वेश्चन में जो भी बायर का नाम रहेगा वो नाम लिख दो। कितना अमाउंट? 35,000। सर नरेशन क्या आएगा इसका? नरेशन बहुत ही सिंपल है। ब्रैकेट ओपन करो, बीइंग लिखो, बीइंग के बाद ये किस बात की एंट्री की हमने? ये नया बिल, फ्रेश बिल आया तो लिखो बीइंग फ्रेश बिल रिसीव्ड। खत्म। अब इसके बाद क्या हुआ? नए बिल को हमने ड्यू डेट तक वेट किया, पैसे मांगा तो ये बोला बिल, पैसे नहीं है। अब मैं कंगाल हो गया हूँ, कंगाल हो गया तो ये ले बिल लेकर जा। चल बिल क्यों दे रहे हैं? अब वो कंगाल हो गया, पैसे दे ही नहीं सकता। हम तो अभी कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। बोले ले बिल लेकर जा, तो बिल हमने दे दिया इसको। सर लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो बिल तो चाहिए ना, एविडेंस। हाँ, बिल तो चाहिए ना। बिल के तो बेसिस पे हम कोर्ट में अपना रिकवरी का प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एंट्री आपको रटना ना पड़े, तो ऐसे समझो बिल इसको दे दिया, अब बिल यूजलेस हो गया, बिल इसको दे दिया, या जेरोक्स कॉपी दे दिया, ले पकड़, हम तुमको जाके अभी कोर्ट में देखेंगे। तो बिल इधर जा रहा है, तो अब बताओ मैं बिल किधर लिखूँ? क्रेडिट में लिखूँ? सर पहले क्रेडिट में लिख दिया, चलेगा क्या? हाँ चलेगा। एग्जामिनर थोड़ी ना देख रहा है तुमने पहले क्रेडिट वाला लिखा कि डेबिट वाला लिखा। वो तो तुम्हारा आंसर पेपर कंप्लीट होने के बाद चेक करेगा ना, तुमको मालूम है। तुम्हारे दिमाग में जो आंसर पहले आता है वो पहले लिखो। ठीक है। तो बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट में। सर डेबिट में क्या लिखूं? बायर का नाम लिखो, सिंपल। देखो कोई भी ट्रांजेक्शन में तुमको एक चीज समझ में आ जाएगी, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, तो दूसरे में बायर का नाम लिखना है, चाहे वो डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में। बायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल की पेबल। सर हम बिल इसको दे रहे हैं, पे कर रहे हैं? नहीं, पे नहीं कर रहे। सेलर जब भी बिल को देखकर बोलेगा तो बिल्स रिसीवेबल ही बोलेगा, और बायर जब बिल के बारे में बात करेगा तो बिल्स पेएबल बोलेगा। ठीक है, बायर को पे करना है और सेलर को रिसीव करना है। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल ही आएगा। कुछ लोग ना, कुछ बच्चे हैं वो गलत कंक्लूजन अपनी मर्जी से निकालते हैं। अच्छा आया तो बिल्स रिसीवेबल है, जाएगा तो बिल्स पेएबल हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कहाँ बोले मैंने कि जाएगा तो बिल्स पेएबल हो जाएगा। ठीक है। 34,500। अच्छा मैंने पेन का कलर नहीं चेंज किया, ये लो कर लेता हूँ। हमारे पास कलर ही कलर है। चलो। तो हमने ये वाली भी एंट्री कर ली और ये वाली भी एंट्री कर ली। अब लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में जो भी पैसे मिल रहे एंड में ले लो, क्या कर सकते हैं? कैश कितना मिल गया? सपोज अब यहाँ पे क्या लिखे? कैश आया, सामने वाले का नाम लिखना है, बायर टू बाय। लेकिन सर बैड डेट भी तो है, तो बैड डेट को कैश के साथ रखा। देखो डिस्काउंट और बैड डेट, डिस्काउंट को कैश के साथ रखा था हमने, बैड डेट भी यहाँ कैश। डेबिट 5,000।
टोटल हो जाएगा 35। क्या नरेशन आएगा? बीइंग फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल पेमेंट रिसीव्ड। अब इसके बाद पैसे नहीं मिलेगा, यहाँ पे चैप्टर क्लोज। बोलो बात समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आई बात। तो इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है? फिर और कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस भी सम सॉल्व कराऊंगा। तो एक एक चीज समझना, देखना और प्रैक्टिस भी करना। और कुछ डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखना। और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिखना, ठीक है? चलो, बात समझ में आ गई? यस सर। बाय, टेक केयर।